to all of you. सर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। 1 to 10 मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ सर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है सर, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्लास 12 फिजिक्स मॉडल टेस्ट पेपर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये सब देखिए ऐसे हैंडल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज एप्सिलॉन नॉट इज। बोल रहा है क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कहने का मतलब एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा। इन चार ऑप्शन में से कोई होगा सर, ठीक है। तो चलो यूनिट फाइंड आउट करते हैं। देखो यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से मैं सिखा दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करें। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब एप्सिलॉन नॉट का बोल रहा है ना। तो ये कौन सा चैप्टर से है पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, पहला चैप्टर। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच, सपोज 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, ठीक है। तो प्लस और नेगेटिव चार्ज है तो दोनों के बीच तो कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना जी। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या होता है, k टाइम्स ऑफ q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर। यही होता है ना। k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, q1 is the first point charge and q2 is the second point charge and r is the distance between these two point charges, okay। तो मेरे को यूनिट बोला फ्री स्पेस का ना, इसी को फिर k का वैल्यू क्या होता है सर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 इंटू q2 अपन r स्क्वायर। मैं एज एग्जाम्पल लिया हूँ इसको ताकि आपको और ज्यादा तरीके से समझ में आए, क्लियर हो जाए, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट, इसी एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछा है ना। चलिए फोर्स, इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाते हैं ना, क्या हो जाएगा बाबू, एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाते हैं, इधर क्या बच जाएगा, q1 इंटू q2 अपॉन 4 पाई इंटू r स्क्वायर। और ये फोर्स जो था ना, ये इधर है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आ रही है बातें समझ में ना, ठीक है। q1 इंटू q2 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं ये एप्सिलॉन नॉट जो है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सर, चार्ज q1 चार्ज q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तो कांस्टेंट है ना सर, तो इस पे तो डिपेंड नहीं करेगा उसका यूनिट। कांस्टेंट का तो कुछ यूनिट ही ना होता है। ध्यान से थोड़ा देखिए मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट जो है किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों चार्जेस के यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा और डिस्टेंस और फोर्स के यूनिट पे डिपेंड करेगा। देखो तो क्या होगा, सो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, यूनिट लिख रहे हैं चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम इसका भी होगा, q1 चार्ज का, q2 का भी कूलम भी होगा, तो कूलम इंटू कूलम स्क्वायर हो गया सर, अपॉन डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, तो डिस्टेंस के स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। और फोर्स का क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन, ओके। तो क्या हो जाएगा, चलो इसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, न्यूटन स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर, न्यूटन को ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन इनवर्स, इस मीटर स्क्वायर को भी ऊपर ले जाएंगे तो मीटर -2। दैट इज योर यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यही तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस एप्सिलॉन नॉट के यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, ये वाला टर्म हो जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। कोई होगा, चार में से कुछ है, हाँ। ऑप्शन नंबर सी देखिए, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। देखो समझ में आ गया ना सर, क्या मैं समझा पाया ना, अच्छा से पकड़ में आया ना सर, आपको समझ में आया ना। कोई भी चीज का अगर यूनिट फाइंड आउट करना है ना, तो इसी टाइप का उस फॉर्मूला को लिखना है, उससे रिलेट करना है, उस जिस टर्म का यूनिट चाहिए उसको एक साइड कर देना है, बाकी सारा टर्म को एक साइड कर देना। उसके बाद देखिएगा जिस टर्म का यूनिट चाहिए सर, उस टर्म का यूनिट जो है ना, किस टर्म के यूनिट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है ना, देखो 2 चार्ज के यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, 4 पाई तो ये कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है,
तो इसका बात तो करेंगे ही नहीं हम लोग। आर का यूनिट पे डिपेंड कर रहा, फोर्स का यूनिट पे डिपेंड कर रहा। दैट्स वाई मैं यहाँ पर लिख दिया कि एप्सिलॉन नॉट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के ऊपर, फोर्स के ऊपर। तो इन सारा जो इन सब का जो यूनिट होगा ना, वही यूनिट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का, ये सिंप्लीफाई करके। तो दैट इज योर परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में चलेंगे सर, प्लीज राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ सर, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। In an electric circuit, the algebraic sum of currents meeting at a point is current electricity। फिर से बोल रहा है क्या कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट ऐसा है जहां पर एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, उस पॉइंट में जो करंट मीट कर रहा है सारा ब्रांच, डिफरेंट ब्रांचेज से, तो उस पॉइंट पर उस करंट का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा, इंफिनिटी होगा, पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, वही चीज पूछा ना। तो चलो देखते हैं ना, क्रिचॉफ्स लॉ पढ़े हो ना, क्रिचॉफ्स लॉ पढ़े हो ना, तो वही देखेंगे ना। चलो सपोज दैट मैं एग्जांपल के तौर पे ये ले लेता हूँ, ये एक, ठीक है, ये एक सर्किट लेता हूँ, सपोज दैट ये एक सर्किट है, ठीक है। चलो इसको भी मान लेता हूँ ऐसे, इस टाइप के कोई सर्किट है, चलो मान लेते हैं ऐसे कोई सर्किट है, ठीक है, मान लेते सपोज दैट ये एक पॉइंट हो गया ए, ठीक है, ये वोल्ट दिया हुआ है ना आपका, सपोज दैट ये वी है, तो यहाँ से एक करंट निकला, ठीक है, करंट निकला जैसे आई, और ये आई का ही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सर, जैसे कि ये आपका I1 और इधर से मान लेते हैं ये निकल गया I2, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहे, ठीक है, ये एक सर्किट मान लिए, ठीक है, करंट जा रहा है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये बोल रहे इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इस पॉइंट पे जो मीट कर रहा है सारा का सारा करंट, इन सारा करंट का इस पॉइंट पे एल्जेब्रिक सम क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है सर, ये जो होगा समेशन ऑफ करंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू जीरो होगा सर, जीरो। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। सो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, करंट एंट्री, तो एंटर वाले करंट को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं और लीविंग करंट को माइनस, दैट विल गिव यू क्या, जीरो देगा, ये इसका मीनिंग हुआ। तो सिंपली ये हुआ इसका बेसिक कंसेप्ट। सो इस सर्किट में इस पॉइंट पे एल्जेब्रिक सम जो होगा करंट का सर, करंट का एल्जेब्रिक सम जो होगा ना, वो क्या होगा सर, जीरो होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आ रही है बातें पकड़ में ना, ठीक है, समझ में आ रही है ना, तो प्लीज राइट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में जाऊंगा मैं। हाँ, नेक्स्ट वन क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, याद रखिएगा। क्या बोल रहा है, ए वायर कैरीज अ करंट ऑफ 1 microampere if charge on a electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, then the number of electrons flowing per second through the wire is, 4 ऑप्शन है। बोल रहा है क्या सर, एक वायर है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो समझो, क्या बोल रहा है समझना, ठीक है। ये एक वायर है सर, ये क्या है, वायर है, जिसमें क्या हो रहा है, करंट दौड़ रहा है, करंट कितना सर, 1 माइक्रो एम्पियर, जैसे इसको हम लोग स्टैंडर्डाइज कर देंगे -6 एम्पियर कन्वर्ट कर देंगे। बोल रहा है इस वायर में सर एक करंट दौड़ रही है 1 माइक्रो एम्पियर का, ठीक है। तो यदि वायर है तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अगर दे रखा है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, देन बोल रहा है क्या कि पर सेकेंड इस वायर के थ्रू कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, मतलब एन निकालने बोल रहा है, यही सिंपली बोल रहा है ना, पर सेकेंड, ठीक है, मतलब टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड में बोल रहा है, यही ना। चलो देखते हैं, क्या आप लोग जानते हो करंट का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नॉन एज करंट, यही होता है ना। सो Q जो होगा वो क्या होगा, I इंटू टी होगा, करंट इंटू टाइम, ठीक है। तो करंट कितना हो गया सर, 1 into 10 to the power minus 6 एम्पियर इंटू टाइम 1 सेकेंड,
तो आपका कितना हो गया 10⁻⁻6 कूलम इज योर, ठीक है, ठीक है ना, चार्ज हो गया, ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप लोग पढ़े हो ना, क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, Q इज द चार्ज, ठीक है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। सो Q मेरा कितना निकला है सर, Q दैट इज 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 प्लस माइनस हम मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस छोड़, एन चाहिए हमको, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना दिया हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁹। चलो तो सॉल्व करते हैं, एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन यहाँ रहने दो, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ इस पॉइंट हटेगा, यहाँ पर एक 10 आएगा, 10/16 इंटू 10⁻⁶ प्लस 19, ये ऊपर जाएगा प्लस 19, तो आप इसको सॉल्व करोगे ना, आप इसको सॉल्व करोगे ना बाबू, सॉल्व करोगे ना, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻प्लस 13 दैट इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करेगा सर पर सेकेंड उस वायर में, ठीक है, समझ में आई ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा पर सेकेंड उस वायर के थ्रू कितना सर फ्लो करेगा 0.625 इंटू 10⁻+ 13, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आ गया ना बातें समझ में, देखो कहां से कहां मैं रिलेट किया हूं, ठीक है, सिंस करंट आई इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नॉन एज करंट Q/T, यहाँ से I इंटू टी, Q निकल गया मेरा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक है सर, बड़े हो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन, तो मैं सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ, इसलिए साइन को मैं नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो Q मेरा निकल गया 10⁻⁶ कूलम, N चाहिए रहने दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया हुआ, पुट कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन चलते हैं सर, ठीक है, प्लीज राइट डाउन करते रहिए, राइट डाउन करते रहिए, कॉपी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा ध्यान से, व्हेन एन एमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज विल बी, क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेन सेम या नन ऑफ दिस, ये बोल रहा है। चलो देखते हैं ना इसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही है जी, पोटेंशियोमीटर करके एक टॉपिक है, वहीं से है। सपोज दैट मान लेते चले एक सर्किट है जिसमें एक एमीटर लगा हुआ, सिंपली, ठीक है, चलो एक सर्किट है मान लेते हैं, ठीक है, इसमें एमीटर लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है, इस एमीटर को, चलो करंट जा रहा है इस बात में, इस एमीटर को शंट कर दिए हैं, ठीक है, शंट कर दिए, क्या कर दिए, इसको शंट कर दिए, ठीक है। तो शंट जैसे ही करेंगे ना सर, तो इसका पाथ में रेजिस्टेंस जो हो जाएगा ना वो लो हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर लो हो गया तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा सर, करंट का रेट ऑफ फ्लो जो हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो होगा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा ना, इंक्रीज कर जाएगा। रेजिस्टेंस अगर घटेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट का फ्लो बढ़ेगा ना, तो वही बोल रहे हैं, इस एमीटर को अगर हम, इस सर्किट का एमीटर को अगर शंट कर देते हैं तो क्या होगा, इसके करंट के पाथ में जो है ना, इस सर्किट के पाथ में रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, जिसके कारण करंट का फ्लो जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। आ रही है बातें समझ में ना, आ रही है बातें समझ में, ठीक है। और इस एमीटर का अब सेकेंड वन केस, अब क्या करेंगे, इसी एमीटर का अगर हम लोग रेंज को बढ़ा दिए, रेंज को अगर बढ़ा दें, अगर हम लोग इस एमीटर का रेंज को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो, ठीक है, तो शंट रेजिस्टेंस का, इस शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा ना, क्योंकि एमीटर का वैल्यू बढ़ रहा है, कहने का मतलब करंट का फ्लो बढ़ रहा है, करंट का फ्लो बढ़ रहा है मतलब क्या, उस पाथ में रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, कहने का मतलब मेजरिंग रेंज क्या होगा सर, वो इंक्रीज कर जाएगा, मेजरिंग रेंज क्या हो जाएगा, सो द मेजरिंग रेंज जो होगा ना सर, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना, क्लियर है ना सर, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन मैग्नेटिज्म चैप्टर से है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आएगा कंफर्म बोल रहे, ये सब क्वेश्चंस आएगा ही, वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही पक्का,
बार बार मैं बोल रहा हूँ, सुनो। ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर इज लाइंग अलोंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर, द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट बाय 90 डिग्री इज। ये बोल रहा मैग्नेटिक चैप्टर से है, बोल रहा एक मैग्नेट है सर। देखो इसका रफ स्केच मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एक यूनिफॉर्म सर इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है। इनवर्ट ये क्या है, ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है सर। इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं बी वेक्टर जो है, इसमें एक क्या सर मैग्नेट रखा हुआ है। एक मैग्नेट रखा हुआ है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना सर एम वेक्टर दिया हुआ। तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट रखा हुआ है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर है। तो बोल रहा है इस मैग्नेट को अगर 90 डिग्री से रोटेट करने पर कितना वर्क डन होगा, यही पूछ रहा है। अगर इसको 90 डिग्री से हम लोग अगर इसको रोटेट करें 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री से अगर रोटेट करें ना सर, तो रोटेट करने में वर्क डन कितना होगा ये पूछा। तो चलो हम लोग जानते हैं वर्क डन के इक्वेशन जानते हो ना आप लोग जी। वर्क डन के इक्वेशन, वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट थ्रू एन एंगल थीटा। बी कितना होता है थ्रू एन एंगल। वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट थ्रू एन एंगल थीटा क्या होता है सर, वर्क डन का रिलेशन 0 से थीटा मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बिफील्ड वेक्टर इनटू साइन थीटा डॉट डी थीटा। ये इक्वेशन होता है ना वर्क डन का। चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं ना सर, इंटीग्रेट करोगे ना तो एम बी माइनस साइन थीटा का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। फिर आप क्या करोगे, लिमिट को पुट कर दो 0 से थीटा पुट करोगे, माइनस एम बी बाहर कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा ही है ना जी वेरिएबल, थीटा की जगह पुट हो गया माइनस एम बी टाइम्स ऑफ कॉस थीटा माइनस 1, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1। सो इसको अगर आप बढ़िया तरीके से लिखोगे, इधर लिख दे रहे हैं इधर, इसके बाद इधर, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम बी इज इक्वल्स, इस माइनस को अंदर ले जा रहे सर, तो ये माइनस माइनस मिलके +1 और ये प्लस माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, ये वर्क डन का एक्सप्रेशन हो गया सर इन केस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। इन केस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक मोमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ये क्या बोल रहा है, एक यूनिफॉर्म, अब ये एक्सप्रेशन वर्क डन का निकल गया, वर्क डन का एक्सप्रेशन से निकल गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, इसमें एक मैग्नेट रखा हुआ है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर है। तो बोल रहा है इस मैग्नेट को अगर हम 90 डिग्री से रोटेट करें, 90 डिग्री से अगर रोटेट करें देन वर्क डन क्या होगा, ठीक है। तो थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थीटा मेरे को क्या दे रखा है सर, 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं ना, तो थीटा का वैल्यू पुट करते हैं ना तो वर्क डन पता चल जाएगा। एम बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है सर, 0 होता है ना। तो एम बी 1 माइनस 0 क्या दे देगा सर, एम बी। सो वर्क डन क्या दे देगा सर, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी फील्ड वेक्टर। ओके, मैग्नीट्यूड का बात है ना। चलो तो कोई ऑप्शन होगा क्या, एम बी, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। सो इस मैग्नेट को 90 डिग्री से रोटेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, एम बी। दैट इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आपको बातें पकड़ में आ गई है ना सर, समझ में आ रही है ना। तो वीडियो को लाइक करते रहो, और चैनल पे जो भी नए हो सर चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वेट फॉर द अपकमिंग वीडियोस। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मैं लाऊंगा सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो एक अलग बनाऊंगा, ऑप्टिक्स से भी बनाऊंगा सर। मैं सारा का सारा क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, सबका वीडियो मैं बनाऊंगा। वेट करते रहो, वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर सर, प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सर।